निवेश के विकल्पों के बारे में तो हमेशा शो में बताते हैं, लेकिन साथ ही बताते हैं कि कैसे आपको अपने पैसों का भी ख्याल रखना चाहिए, यानी कैसे फ्रॉड से बचना चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई। जी हाँ, यूपीआई स्कैम्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि जितना यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है उतने ही इसको लेकर फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। कैसे मामले बढ़ रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करते हैं। दिलीप सेनबर्ग, फाउंडर और सीईओ मफिन पे, राहुल त्यागी, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। राहुल, क्या वाकई यूपीआई का इस्तेमाल जितना आम हो रहा है उतने ही आम क्या यूपीआई को लेके फ्रॉड्स भी हो रहे हैं? जी कविता, आई थिंक इसके दो भाग हमें देखने पड़ेंगे। पहला तो अगर आप यूपीआई के बारे में बात करें, इट्स ए रेवोल्यूशनरी सिस्टम और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है यूपीआई को अपनाने के लिए। अगर आप पिछले जब से ये यूपीआई लॉन्च हुआ है, आप देखिए हर एक मोबाइल वॉलेट इसको यूज कर रहा है। जैसे भीम एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर ही यूपीआई का एक वॉलेट की तरह यूज किया जाता है। तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप देखो, मोस्टली जितने भी स्कैम्स हुए हैं, डेफिनेटली ट्रांजैक्शन बड़ी है, जगह जगह पे आप यूपीआई बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं और हर एक मोबाइल वॉलेट भी आपको आज फैसिलिटी देता है यूपीआई से पेमेंट करने के लिए। तो जो मेन चीज जो हमने देखी है कि जो एप्लीकेशन है, जो आर्किटेक्चर, जो स्ट्रक्चर है यूपीआई का, वो 100% सिक्योर है। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के अंदर सिक्योर करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए, फ्रॉडस्टर उसको पेनिट्रेट ना कर सके उस एप्लीकेशन या उस स्ट्रक्चर को, उसको ध्यान रखने के लिए एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो जो कर सकते थे उन्होंने किया है और इट इज ऑलमोस्ट अनहैकेबल। दूसरी साइड में देखें, जितने भी आप फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं या स्कैम की बात कर रहे हैं, 99.99% ये सारे स्कैम यूजर की गलती या उसको ट्रिक करके परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आप पिछले 5-4 साल में देखें, जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं, या तो वो फेक एप्लीकेशन यूपीआई की इंस्टॉल करने से हुए हैं जिससे आपका स्क्रीन देखा जा सकता है और जब आप यूपीआई पिन भरते हैं तो वो क्रिमिनल भी देख लेता है और पेमेंट ट्रांसफर कर लेता है। या फिर आपको कोई लिंक आता है जिसमें आपको एक फेक क्यूआर कोड आता है। तो अगर आप ये पूरी सिचुएशन को देखें, एप्लीकेशन का इसमें कोई कोई उसमें वो को देखा जाए तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम जितना अगर हम देखें तो वो यूजर अवेयरनेस की है, क्योंकि यूजर स्पीड से हम इसको यूज करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन जिस तरीके की अवेयरनेस चाहिए थी यूजर को देखने से पहले, वो नहीं। और आई थिंक जहां पे जो कंपनीज हैं, जो पेमेंट कंपनीज हैं, जैसे वॉलेट कंपनीज हैं, उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यूजर को यूपीआई को किस तरीके से, सही तरीके से पेमेंट करें, उनके ऊपर थोड़ा अवेयर करना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं कि ये जो फ्रॉड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो दिलीप, बताएं हमें, क्या कहकर ये फ्रॉड होता है लोगों के साथ? फ्रॉड करने के लिए अगर हम देखें तो इसमें जैसे राहुल ने बताया कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा इसमें ह्यूमन का फैक्टर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, लालच हो सकता है या फिर डर हो सकता है। ये दो आपकी मेन वजह होती है जहां पर ये फ्रॉड होता है। तो जो जो फ्रॉडस्टर होते हैं बेसिकली वो आपको एक कोई लिंक भेज देते हैं। इस पे आपको कहते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको पैसा क्लेम करना है, तो आप उसके लिए हमारे यूपीआई का पिन डाल दें हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, या फिर वेब की कोई इंटरफेस पर आप पिन डाल देते हैं और आपका वो पिन हैक हो जाता है। तो एक इस तरह का कोई मीडियम होता है। दूसरा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई डराया जाता है कि आपका कोई केवाईसी का कुछ इशू हो गया है, तो वो आपकी स्क्रीन शेयर करने की बात करते हैं। स्क्रीन शेयर करते ही आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसके वो केवाईसी के थ्रू आपका पूरा सिस्टम को हैक करते हैं। ऐसे कई सारे तरीके हैं, जैसे कि आपका जो सिम का लोग क्लोनिंग कर लेते हैं कि सिम के थ्रू वो चाहते हैं कि सिम की क्लोनिंग करके आपका जो ओटीपी आता है वो ओटीपी लेकर वो उसको हैक कर सकते हैं। तो इसमें जो वजह मेन होती है आपकी, वो या तो लालच होगा किसी के लिए कि हमें जल्दी से कोई लॉटरी लग गई है या कोई हमें मतलब पैसे मिलने वाले हैं तो चलो हम उसको यूज कर लेते हैं लिंक को, या फिर डर होता है। ये दो वजह बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर ये फ्रॉडस्टर अपना काम करते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज यस, इसका आर्किटेक्चर काफी सेफ है। बट अगर हम पूरे चीजों में जाएं तो अभी पिछले साल की बात है, 1,40,000 से ज्यादा फ्रॉड यूपीआई में है, जो कि नेट बैंकिंग से ऊपर है। नेट बैंकिंग में इतने ज्यादा फ्रॉड रजिस्टर नहीं हुए जितने कि यूपीआई में हुए, क्योंकि यूपीआई का ट्रांजैक्शन बड़ा है काफी, उसकी एप्लीकेशन काफी बड़ी है। चलिए, इसी बात में आगे राहुल, आप क्या जोड़ना चाहेंगे?
जी कपिल, इसके मैंने एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। जैसे हमारे अदर पैनलिस्ट ने बताया कि जो पेमेंट्स है वो नेट बैंकिंग से ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें लास्ट, क्यों ज्यादा तभी चीज कोई बढ़ेगी जब उसका यूज डेफिनेटली ज्यादा होगा। और इसमें एक चीज बड़ी अच्छी आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि रिपोर्ट पहले कहीं पे हम रिपोर्ट ही नहीं कर सकते थे ये क्राइम, और ना ही पुलिस सुनती थी, ना ही बाकी अथॉरिटी सुनती थी, और बैंक भी पल्ला झाड़ लेते थे। और पेमेंट कंपनी बोलती थी कि आपने, क्योंकि जो मोबाइल वॉलेट कंपनी बोलती थी कि आपने हमारे वॉलेट से किया है, लेकिन यूपीआई यूज किया है, लेकिन पैसा आपके बैंक से गया है, तो हमारी देनेदारी इसमें कोई नहीं, आप बैंक से बात करिए। तो बड़ा बैक एंड फोर्थ चलता था। अब क्योंकि जब भी ऐसा कोई फ्रॉड होता है, वो जो उसको रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। पहले तो इसका कोई रिपोर्ट, एफआईआर भी नहीं करने दी जाती थी, या कोई इसका कोई सुनवाई नहीं थी। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये जो डेटा है काफी बड़ा है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए, जितना द मोर यू एक्सपैंड द मोर यू बिकम वर्नेबल। जितना ज्यादा आप होएंगे, फैलेंगे, उतना ही ज्यादा आपका वो रहेगा। सो तो मेरे ख्याल से आई थिंक यूजर को ये बस ध्यान देना चाहिए कि एक एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम यूपीआई की बात करें, अगर आपको एक सही ढंग से यूपीआई को यूज करना है, और मैं इसको कोई वो नहीं कर रहा, स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बट भीम जो एप्लीकेशन है जो भारत सरकार एनपीएसीआई ने बनाया है, वो आज की डेट में सबसे सिक्योर एक वॉलेट है, जिसके अंदर आप अपने बैंक को इंजेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उसके अंदर आपका एक एक ट्रांजैक्शन एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, और आपका डिवाइस बाइंडिंग है, जो मोबाइल फोन है उसके उसका मैक एड्रेस बाइंड कर लिया जाता है, ताकि अगर आपको किसी, अब वही नंबर, जैसे सिम क्लोनिंग हो जाता है, सिम क्लोनिंग के बाद अगर आप दूसरे डिवाइस पे उसको यूज करते हैं, तो अगर आपने अपने डिवाइस पे उसको अगर लॉक नहीं किया हुआ, सॉरी अनलॉक नहीं किया हुआ, तो वो दूसरे मोबाइल पे चलेगा ही नहीं। तो ये काफी हिडन फीचर हैं जो एक यूजर को नहीं दिखते, बट भीम जैसे वॉलेट्स जो हैं, जो यूपीआई बेस्ड वॉलेट है, अगर कस्टमर उनको यूज करते हैं, तो आई थिंक काफी हद तक वो किसी टेक्नोलॉजी फ्रॉड से बच सकते हैं। बाकी तो एक चीज जो यूजर को ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप पैसा भेज रहे होते हैं कहीं पे, तब आपको पेमेंट करने की, आपको पिन कोड डालने की जरूरत होती है। लेकिन जब आप पैसा रिसीव कर रहे होते हैं, तब आपको कभी भी पिन कोड डालने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको अपना यूपीआई आईडी देना होता है। मोस्टली फ्रॉडस्टर यही चीज का फायदा उठाते हैं कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप रिसीव करने के लिए इस पेमेंट को अपना पिन कोड डालिए यूपीआई का। और जैसे ही आप वो कर देते हैं, आपका मोबाइल पहले से इन्फेक्टेड होता है, तो वो आपका पिन कोड देख लेते हैं, और उसके बाद अपना यूपीआई आईडी डाल के उसके अंदर उसी पिन कोड के थ्रू वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ये कुछ रीजन है जिसका यूजर को काफी सतर्कता के साथ ध्यान रखना चाहिए, कविता। लेकिन दिलीप, यहाँ पर एक क्यूआर कोड स्कैन को लेकर भी फ्रॉड्स के मामले सामने आए हैं, ये जरा हमें समझाएं कैसे होते हैं। क्यूआर कोड बेसिकली कोई मर्चेंट होता है या फिर किसी इंडिविजुअल को अगर आप पैसा भेज रहे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि एक नकली क्यूआर कोड को जनरेट करते हैं। वो आपकी आईडी लगता है कि वो सेम है, बट होती नहीं है। आजकल ये फ्रॉड इसलिए ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोग फेक आईडी बनाकर अपना एक यूपीआई कोड जनरेट कर सकते हैं, जो काफी आसान है। अगर आज की हम एप्लीकेशन की बात करें, वहां पर बहुत आसान हो गया है एक 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 क्यूआर कोड जनरेट करना, क्यूआर मतलब स्कैन कोड को जनरेट करना, और उसके थ्रू ये फ्रॉड होता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी आप पैसा भेज रहे हैं, कि वो कितना ऑथेंटिक है। आपको हमेशा वेरीफाइड करना चाहिए कि यूपीआई से जो आपने स्कैन किया है उसकी आईडी कितनी वेरीफाइड है या नहीं है। तो ये इसका एक फ्रॉड का एक जरिया बन गया है, जहां पर आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज देते हैं या फिर आपको एसएमएस के थ्रू भी लिंक जाता है, और आप उसको स्कैन करके एक मीडियम बन गया है, जिसको आप क्लोनिंग कह लीजिए। क्लोन करके एक नकली क्यूआर कोड जनरेट होता है। वो नकली नहीं होता है, बट आपकी आईडी से बेसिकली वो नकली बना लिया जाता है। चलिए, तो ऐसे में काफ़ी कुछ तो हमने चर्चा में कवर कर लिया है कि किस तरह से फ्रॉड होते हैं और किस तरह से इनसे आपको बचना चाहिए। राहुल, आखिरी बार, अगर फ्रॉड हो चुका है तो तुरंत प्रभाव से कहाँ शिकायत करें और कहाँ जाएं? जी देखिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो तीन चीजें जरूर आपको करनी है। पहली, आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही फ्रॉड आपके साथ होता है, अपने बैंक को, जो हमेशा आपके अकाउंट के ऊपर आपको एक मैनेजर दिया होता है, तो आप उसको पर्सनली कॉल करके बता सकते हैं, या आप उस बैंक के हेल्पलाइन नंबर से मेल करिए, अपनी पूरी डिटेल स्क्रीनशॉट अटैच करिए, और उसके बाद वहां पे शूट कर दीजिए मेल को। दूसरी जो चीज आपको करनी है, तुरंत 1930 पे कॉल करना है। ये आपका
cybercrime.gov का हेल्पलाइन नंबर है। और अगर आप डायरेक्ट आरबीआई को नहीं अप्रोच कर सकते तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। प्लस आप cybercrime.gov.in पे जाके आप, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं, वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप, जैसे आपने अपने बैंक को रिपोर्ट किया है वैसे ही cybercrime.gov.in पे जाके वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप मेल करते हैं किसी बैंक को, आपका जो रिक्वेस्ट होती है वो टिकटिंग सिस्टम के थ्रू एक क्यू में आ जाता है, एक लाइन में आ जाता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा आपको एक एक हफ्ता से रिप्लाई नहीं आता तो आपको लगता है शायद मेरे पैसे फंस गए हैं, जो जैसा ऐसा होता नहीं है। मोस्टली केसेस में पैसा वापस आ जाता है, और वो भी अगर 5 लाख के नीचे का अमाउंट है। ऊपर वाले अकाउंट में थोड़ी स्क्रूटनी ज्यादा होती है, जहां पे हमने देखा है कि पैसा उतनी जल्दी नहीं आ पाता। तो आपको क्या करना है, मेल तो करनी ही करनी है अपने ट्विटर हैंडल से अपने बैंक का। अगर आप देखें जितने भी मोबाइल वॉलेट्स हैं, जितने भी आपके बैंक हैं, उनका सबका कस्टमर केयर का एक ट्विटर का हैंडल होता है। और आजकल तो उसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा इजी है, वो येलो कलर का आपका हो गया हुआ है, पहले ब्लू होता था। तो आप उनको ढूंढ के वहां पे भी अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे आपका काफी जल्दी प्रोसेस किया जाता है। तो एटलीस्ट आपको ये बता दिया जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट को रजिस्टर कर लिया जाता है। तो अगर आप ये तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे, मेरे केस के अंदर मैंने बहुत लोगों का ऐसे रिकवर करवाया है। तो अगर 5 लाख से नीचे का अमाउंट है वो 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। हालांकि ये शर्त है कि कुछ केसेस के अंदर जो कुछ पर्टिकुलर बैंक्स हैं, वो जो यूजर की मिस्टेक है उसको थोड़ा ड्यू डिलिजेंस थोड़ा ज्यादा करते हैं। और अगर उनको लगता है कि आपने बिल्कुल ही इंटेंशनली ही उसको बता दिया है, आप थोड़ा सा भी सतर्कता आपने नहीं रखा, तो ये बैंक के हाथ में होता है कि क्या वो पेमेंट आपको करे या ना करे। बट मोस्टली केसेस में अगर आप इतनी जगह पे उनका रिपोर्टिंग करते हैं तो मोस्टली केसेस में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। चलिए, तो कुल मिला के चर्चा में यही समझ में आ रहा है कि आपको बहुत सावधानी से यूपीआई का इस्तेमाल करना है, यूपीआई के ज़रिए पैसों का लेन देन करना है। और कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह के स्कैम के शिकार आप ना हो, और अगर हो गए हैं तो हमारे पैनलिस्टों ने आपको बताया कि आपके लिए सही रास्ता क्या है। बहरहाल दिलीप और राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यानी वो नंबर जिसके ज़रिए आप सीधा हम तक पहुंच सकते हैं। इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजिए, चाहे तो अपने सवाल का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो वीडियो इस नंबर पर आप अपलोड कर दीजिए और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। एक्सपर्ट के ज़रिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद।